Hello guys, welcome to day 4 of solving UPSC previous year questions to get a very good score in UPSC prelims 2026। और जैसा कि हम लोग पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग मेंटल फ्रेम्स, टेक्निक्स एंड रूल्स जो यूपीएससी एग्जामिनर यूज करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। और दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जो कि मैं 2 बार यूज़ कर चुका हूँ टू गेट अ वेरी गुड स्कोर विदाउट any coaching test series, without giving 5-6 months of my precious time into UPSC prelims, and without major anxieties just before UPSC prelims. So our first question for today is question number 26. तो here comes our next rule, and this rule says कि यूपीएससी जो है ना वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में दिखाता है एंड ब्रिटिशर्स को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में दिखाता है। ठीक है, तो इसी रूल को ध्यान में, और ये रूल अक्रॉस द ईयर्स लागू होता है, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। तो द क्वेश्चन सेज with reference to Congress Socialist Party, consider the following statements. Number one is it advocated boycott of British goods and evasion of taxes. And the second statement says it wanted to establish the dictatorship of proletariat. And third statement says it advocated separate electorates for minorities and oppressed classes. ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पे अगर आए तो यार इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, वो भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो जैसा कि आप जानते हैं बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज के साथ कि सोशलिस्ट जो हैं वो एक हैवी स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी को फेवर करते हैं, जिससे कि और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, जो कि हमारे डीपीएसपीज में भी है। तो इंडिया इज़ अ सोशलिस्टिक स्टेट, तो वहाँ पे टैक्सेस हमेशा हाई होते हैं। दे लिवाई टैक्सेस ऑन द रिच एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द मासेस। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा होता है। तो एक तो इसमें ये बेसिक नॉलेज लगेगी और एक ये रूल लगेगा। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वुड एडवोकेट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ये दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, बट दे वुड नॉट एडवोकेट इवेजन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिटिशर्स के बाद उन्हें भी रूल में आना है एंड दे वुड नॉट एडवोकेट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट वांटेड टू इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो यार ये बात कर रहा है वर्ड डिक्टेटरशिप की, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते थे। दे डिड नॉट वांट टू इस्टेब्लिश ए डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अब इसमें कुछ लोगों का ये थॉट हो सकता है जिन्होंने कम्युनिज्म मार्क्सिज्म वगैरह अच्छे से पढ़ा है कि मार्क्स बात करते थे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की, लेकिन यार वो एक कम्युनिस्ट थॉट है। ठीक है, दैट इज नॉट ए सोशलिस्टिक थॉट। तो सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में बेसिक डिफरेंस ये होता है। ठीक है, और इंडिया तो वैसे भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एडवोकेट करता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग कर ही चुके हैं। एंड नेक्स्ट, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ओप्रेस्ड क्लासेस, दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव स्टेटमेंट। एंड वाई इज दिस अ नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ओप्रेस्ड क्लास, ये माइनॉरिटीज और ओप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो इंडिया को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जैसे कि हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी नहीं चाहती होगी कि इंडियंस डिवाइड हों। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए यूपीएससी यूज नहीं करेगा। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो आंसर वुड बी डी। इसमें आप एक और फंडा भी लगा सकते हो कि भाई जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बैंड के लोग होते हैं वो रिलीजन वगैरह के काफ़ी एंटी होते हैं, जैसा कि आपने भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग्स में देखा होगा या फिर उनके बारे में कभी भी पढ़ा है। तो बेसिक उनका फंडा रिलीजन के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। तो बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस और रूल्स के साथ ये क्वेश्चन में इजीली आप डी पे पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 says which of the following brings out consumer price index number for industrial workers। ठीक है, तो आई थिंक सीपीआई है वो एनएसओ लाती है, और अब देखते हैं कि सीपीआई इंडेक्स नंबर फॉर
इंडस्ट्रियल वर्कर्स में इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। नंबर वन इज आरबीआई। तो आरबीआई तो यार सीपीआई नहीं ला रही है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए क्यों ही लाएगी? जब वो बड़ी चीज ही नहीं ला रही है तो इतनी स्पेसिफिक क्यों लाएगी? तो दिस इज रॉन्ग। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, ये हो सकता है। देन इज लेबर ब्यूरो। तो यार इंडस्ट्रियल वर्कर्स और लेबर ब्यूरो, दिस दिस इज अ वर्ड एसोसिएशन, और ये लॉजिक बनाता है कि वर्कर्स के लिए वर्कर्स और लेबर्स इज ऑल्सो सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम ये वाला स्टेटमेंट सही कर सकते हैं। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि चाहे आप कितना भी श्योर हो, हमेशा चारों स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो यार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ना, इट इज़ एन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स वगैरह को। तो ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए क्यों ही लाएगा? सो ये कोई सेंस नहीं बनाता, आरबीआई कोई सेंस नहीं बनाता, इन दोनों में कंफ्यूजन था। तो लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये वर्ड एसोसिएशन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए रूल, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ पे भी वर्ड एसोसिएशन हो रहा हो, दैट इज द आंसर। इतना ही सिंपल होता है, कुछ ओवर थिंकिंग वगैरह करके इसको गलत नहीं कर देना है, इतने सिंपल क्वेश्चंस को, और इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट जो कोचिंग के होते हैं, मैं मना करता हूँ कि कभी नहीं देने चाहिए, बट आई थिंक ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए, वो भी बिल्कुल लास्ट में, और वो भी फुल लेंथ। और उसके आप आंसर्स वगैरह भी चेक मत करो, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स कम आएंगे, तो दैट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस। तो उससे होगा क्या कि आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है, तो मेरे साथ 2025 में क्या हुआ था कि मैंने ट्रिक्स और ये सब बहुत अच्छे से सीख ली थी, लेकिन मेरे पास रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं था जिसमें मेरे को नए क्वेश्चन मिले। तो मैंने 1.5 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एंड उसके नेक्स्ट 30 मिनट्स में मुझे 50 क्वेश्चंस करने पड़ गए थे। उसके उसके बाद भी आई स्कोर्ड वेरी वेल, अराउंड 110। लेकिन मैं ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहूँगा, और आपको भी नहीं लेना चाहिए। तो हम कोचिंग मॉक टेस्ट के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम उनको फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करेंगे अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए, कि मैं सही टाइम पे क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो कोचिंग मॉक टेस्ट का 4 से 5 सिर्फ यही यूज़ है। अगर आपका 2-3 में भी टाइम मैनेजमेंट ठीक हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और ये क्लटरिंग के लिए सॉरी यार। तो मैं बह जाता हूँ भावनाओं में, तो लिखते ही रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो क्वेश्चन नंबर 30 सेज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब कोई मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड टर्म है। ए पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल पे है, मतलब अंटार्कटिका में, विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो स्टेटमेंट वन कहता है, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। ठीक है, तो यार इस स्टेटमेंट में लार्जेस्ट लिखा है, तो एक रूल ये है कि यूपीएससी हमेशा फर्स्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट को गलत देता है। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट को अभी गलत की तरफ ही मैं टेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो एक रूल ये भी कहता है कि साइंस एंड टेक में यूपीएससी जनरली ऑल द अबो करेक्ट सही मानता है। ठीक है, ऑल द अबो सारे सही देता है। ठीक है, तो अभी हम इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट सेज, इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर। तो यार अब ये भी एक रूल है कि यूपीएससी अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी कीवर्ड का या कंसेप्ट का या स्कीम का ऑब्जेक्टिव देता है या उसकी डेफिनेशन देता है, तो दे आर नेवर रॉन्ग। ठीक है, वो रॉन्ग क्यों नहीं होते? ये अब एक और रूल से रिलेट होता है कि यूपीएससी हमेशा पिक्ड अप स्टेटमेंट्स को उठाता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव या उसका कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन या उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट उठाता है, तो ये उसने डायरेक्ट उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक रूल है, तो ये स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँगा। और इसमें ये भी है कि पावरफुल की कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो पावरफुल को अब मैं मान सकता हूँ कि किसी में मान लो कोई 20 यूनिट की फोर्स से हिट कर रहा है, तो मैं उसको पावरफुल मानूंगा। कोई 10 पे भी मान सकता है, कोई 1000 पे भी नहीं मानेगा, कोई ग्रेट खली टाइप है तो। ठीक है, तो इसको यूपीएससी कभी गलत नहीं देगा, जो जिन चीज़ों को हम गलत प्रूव नहीं कर सकते या जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो उन्होंने यार अगर पावरफुल पे इसको गलत कर दिया मान लो, तो लोग उसमें लिटिगेशन में या एम्बिग्यूटी में
लगा देंगे ना इसको कि भाई मैं तो इसको पावरफुल मानता हूँ, या कोई ऑथर इसको पावरफुल मानता है, कोई साइंटिस्ट मानता है, तो इस स्टेटमेंट्स को गलत नहीं देते हैं, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इट इज बरीड डीप इन द आइस। तो अब यार साउथ पोल पे अंटार्कटिका में है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आइस में होगा ही ये, ठीक है। और डीप का वही होता है कि डीप की कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई 2 मीटर को भी डीप मान सकता है, कोई 1 किलोमीटर को भी ना माने डीप। तो डीप पे नहीं खेलना है, पावरफुल पे नहीं खेलना है, ये सब वर्ड्स बस इन्होंने लिखे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में एक कंफ्यूजन डालने के लिए, तो उस कंफ्यूजन में अपने को नहीं आना है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ये गया ये गया। तो अगर यार कोई लार्जेस्ट देख के इसको गलत करता है ना, तो आई एम स्टिल विद दैट गाय और गर्ल, क्योंकि मतलब आप रूल समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को 5-6 बार करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि साइंस एंड टेक में एक तो ऑल द अबव करेक्ट को वो सही देते हैं। एक इसमें बात ये है कि यार उन्होंने एक नए मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करी है, तो इट मस्ट बी अ बिग थिंग, इट मस्ट बी अ सिग्निफिकेंट थिंग, अगर वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि रिसेंटली कोई लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, और क्यूबिक किलोमीटर तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे भी आइस क्यूब है, तो ये देख रहे हो क्यूब यहाँ था और क्यूबिक किलोमीटर यहाँ था, तो ऐसे काम करता है। इतने सिंपल वर्ड एसोसिएशन से भी यूपीएससी के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और इन कॉन्ट्रास्ट टू द पॉपुलर बिलीफ कि भाई ये लोग तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइसी पेपर बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ही काम माइंड के साथ और लॉजिकली एनालाइज करो तो इतने सिंपल आपको कोरिलेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में सारे सही होते हैं, और नई चीज़ है तो इट मस्ट बी ए सिग्निफिकेंट थिंग। तो मेरी बेसिक हंच ये थी, मेरा बेसिक इसमें रूल ये था कि साइंस एंड टेक में सभी सही होते हैं। फिर मैंने उसको सपोर्ट किया इस आर्गुमेंट से कि यार अगर ये नई चीज़ है तो इट मस्ट बी समथिंग सिग्निफिकेंट। मैंने बिना ज़्यादा सोचे इसके अलावा 1 2 3 पे मार दिया, तो दैट वुड बी अ करेक्ट मार्किंग। लेकिन अगर आप इसको गलत भी करते हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अपन 60 से 65 क्वेश्चंस में ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे। तो अगर आपके मान लो 20 से 25 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और पता है सारा गेम जो ये ट्रिक्स और फ्रेम्स का है ना, ये उस चीज़ पे आ जाता है कि लोग इनको लगाते टाइम घबराने लग जाते हैं कि यार देखो मेरे कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती एग्जाम में। लेकिन उस घबराहट से ही आपको आगे बढ़ना है। जो जस्ट टू यूज़ अ क्लीशे हेयर कि डर के आगे जीत है, तो लिटरली यूपीएससी प्रीलिम्स में इस नेगेटिव के डर के आगे ही जीत है। नेगेटिव लेने से कभी घबराना नहीं है अपने को। अगर आप सिविल सर्वेंट भी बनते हो तो भी आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हमेशा ही सही काम करोगे। पीपल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट वुड बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो रही है मेरी और मुझे वीडियो अपलोड भी करना है, ठीक है। तो दिस सेज द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 ये एग्रीमेंट्स दिए हैं, एक एग्रीकल्चर पे, एक एसपीएस मेजर्स जो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, एक पीस क्लॉज होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हो सकता है। नेक्स्ट सेज यूएनएफ ट्रिपल सी, जो क्लाइमेट चेंज का है। तो यार क्लाइमेट चेंज में सैनिटरी वगैरह तो कुछ नहीं आएगा, एग्रीकल्चर में फिर भी आ सकता है कि भाई पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ किया हुआ होगा, लेकिन क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। मैं ये क्वेश्चन वैसे बेसिक इकोनॉमिक्स का है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अपने को कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट सेज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भाई ये हो सकता है क्योंकि हमारा रूल ये था कि यूपीएससी को कि जो सबसे मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO, WHO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दीज आर सम ऑफ द फेवरेट्स, ठीक है। तो उससे मैं WTO पे मार सकता हूँ। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, दिस इज मोर फेमस देन दिस। और इसमें ये भी रूल अप्लाई होता है कि WTO इज ऑल्सो ए फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। WTO बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। और अब इसमें ये है कि एफ ओ क्यों नहीं किया, क्योंकि एफ एक तो WTO से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक WTO इनका फेवरेट टॉपिक है, और एक क्या है कि पीस क्लोज वगैरह यार फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं, इट साउंड समथिंग लाइक ट्रेड, ठीक है। तो वैसे 2 स्टेटमेंट से भी कर सकते हो आप। ये वाले जो मैंने लास्ट बात बोली इसमें आई एम स्ट्रेचिंग टू मच, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी बात
इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है इस कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन मैपिंग देख लेते। मैपिंग तो नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि 2% है और मेरे को इसको सेव करना है वीडियो को, तो कल ही करेंगे। कल, कल के वीडियो में फिर मैपिंग अपन ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस।